मैं मंसूरी सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 9वीं कक्षा में दिए हुए चौथी कविता किताबें का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके कवि है गुलजार साहब। गुलजार साहब एक कवि होने के साथ साथ उन्होंने कई सारे फिल्मों का निर्देशन भी किया है तथा उन्होंने नाटक भी लिखे हैं तथा वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने कई सारी कृतियां लिखी हुई है, कुछ लघु कथाएं हैं, कुछ कथा संग्रह है, कविता संग्रह है और उन्होंने इन कहानियों के माध्यम से या इन कविताओं के माध्यम से जो चीजें आज कम होती जा रही है उनके बारे में खेद जताते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी हुई है। प्रस्तावना के बारे में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता किताबें के माध्यम से गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का आनंद, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दुख को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। सारांश अगर हम देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि आज के समय में कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग के कारण किताबों के प्रति लोगों की रुचि कम होने लगी। अब किताबें अलमारी में पड़ी रहती है, महीनों तक मनुष्य से उसकी मुलाकात नहीं होती। वे किताबें उधड़ी हुई हैं, पन्ने फटने लगे हैं, उनकी करुण सिसकी निकलती है, किताबों की निरंतर उपेक्षा हो रही है। कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही बहुत कुछ एक एक कर शीघ्रता से खुल जाता है। यही कारण है कि किताबें से हमारे संपर्क का दायरा कम हो गया है। एक समय था हम सीने पर किताबें रखकर लेट जाते थे, कभी उन्हें माथे लगाकर प्रसन्न होते थे। एक दौर था जब किताबों के गिरने उठने के बहाने कई रिश्ते की डोर बन जाती थी, किंतु अब किताबों के प्रति अरुचि के कारण ये रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, उनका संपर्क टूट जाएगा और वे अपना अस्तित्व खो देंगे। इस तरह हम अब कविता के एक एक परिच्छेद का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। इसका भावार्थ हम देखेंगे। किताबें मनुष्य के साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण इसमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती है, बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती है। एक समय था जब मनुष्य की शामें किताबों के संगत में व्यतीत होती थी और अब आलम यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। इनका भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि अब अक्सर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है और उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूरी के कारण बड़ी ही बेचैन रहती है। किताबें अपने ज्ञान गंगा के स्वर्ण अक्षरों द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। वे रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी, किंतु जिसके मूल्य कभी नहीं मरते थे, जिनके सेल कभी खत्म नहीं होते थे। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम ये है, हमें घरों में अब
वह मूल्य नहीं दिखाई देते। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। युग के पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब किताबें उधड़ी हुई है, पन्ने पलटने पर उनकी करुण सिसकी निकलती है। इतना ही नहीं, आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे ठुंड से जीर्ण शीर्ण लगते हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करते से बस झुक जाती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी कंप्यूटर की गति व किताबों की निरंतर होती उपेक्षा व दुर्गति के संबंध में कहते हैं कि अब एक क्लिक करने पर, बस पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ तह व तह एक साथ शीघ्रता से खुल जाता है। इसी का परिणाम है कि किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जिह्वा पर आता था, वह भी हमसे ओझल हो गया। अर्थात पन्ने पलटते समय बार बार जीभ पर उंगली रखने का आनंद समाप्त हो गया। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क व हमारे संपर्क सूत्र द्वारा भी अब बहुत कुछ सिमट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निज निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जर्बी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व का साथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थी, जिन्हें हम सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल से सूरत की सूरत बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे, कभी सजदे में पढ़ा करते थे, तो कभी माथे लगाकर अपनी ज्ञान गंगा की हमेशा बहने वाली धारा को पाकर प्रसन्न होते थे। अगली पंक्तियों में कहते हैं लेखक, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं कि किताबों से मिलने वाला यह सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहेगा, किंतु किताबों में जो रखे हुए सूखे फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे, उनका क्या होगा? कवि गुलजार जी कहते हैं कि एक दौर था जब किताबों में गिरने उठने के बहाने से कई रिश्ते की डोर बन जाती थी। अब जिस तरह वे किताबों में लोगों की अरुचि उत्पन्न हुई है, उससे ये रिश्ते नष्ट होते जाएंगे, उनका संपर्क सूत्र टूट जाएगा और वे अपना अस्तित्व खोकर काल के ग्रास की भांति खत्म हो जाएगी। प्रश्न पत्र के बारे में अगर हम सोचें तो हमें यह दिखाई देगा कि यहाँ पर भी कई सारे परिच्छेद दिए हुए हैं। उनमें से कुछ परिच्छेद लेकर आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर परिच्छेद लिया गया है, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे से लेकर शायद अब नहीं होंगे, यहाँ तक का जो परिच्छेद है, इस पर संजाल पूरा करने के लिए भी कहा गया है। संजाल में लेखक ने जैसे पूछा था किताबें यहाँ रखते थे, तो
किताबें कहाँ कहाँ रखी जाती थी वह 4 मुद्दे हमें देने हैं, जैसे सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे पर। उसी तरह अगली संजाल पूछा जा सकता है, किताबों में यह मिला करते थे। तो उसके अंतर्गत हम 2 पर्याय दे सकते हैं, सूखे फूल, महके हुए रुक्के। तथा आकलन के रूप में समझ कर लिखिए, सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए, समानार्थी शब्द, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। उसी तरह स्वमत अभिव्यक्ति के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ग्रंथ हमारे गुरु पर अपने विचार लिखिए। उसी तरह कुछ पंक्तियों का भावार्थ भी पूछा जा सकता है दूसरे सवाल में, स्वमत अभिव्यक्ति के बजाय। प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इस तरह दी हुई हर एक घटना को हमें समझकर उनका उत्तर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।